हेलो, तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं इन को। इन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड लेडी होती है, बैठी होती है। तभी वहाँ पे आता है होंगी और एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि देखो आसमान अच्छा दिख रहा है ना। आसमान से कुछ फूल जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ने लगती हैं और इन कहती है कि हाँ काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे होंगी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम उदास हो, क्या ये इसलिए है क्योंकि गुजिंग की शादी होने वाली है। इन कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं और अपना मुँह फेर लेती है। कहती है मैं उसके लिए उदास क्यों होंगी, उसकी शादी होने वाली, ये तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। तो यहाँ पे जो होंगी होता है वो कहता है देखो तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इन कहती है मैं उदास भी नहीं हूँ और हाँ मुझे क्लाउड माउंटेन को ढूंढना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और उठ के चली जाती है। पीछे पीछे होंगी भी उसके चला जाता है। ये दोनों उड़ते हुए एक माउंटेन की तरफ पहुँच जाते हैं। होंगी कहता है कि लाओ हम इस सही जगह पे तो आए हैं ना, चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर लेते हैं। इन जो होती है वो कहती है कि हाँ काफ़ी खूबसूरत जगह है और मुस्कुराने का प्रयास कर रही होती है। होंगी कहता है देखो तुम्हें मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाँ मैं तुम्हारे दिल की हाल अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम गुजिंग को पसंद करते हो और गुजिंग की शादी कहीं हो रही है तो तुम्हारा उदास होना तो बनता है। इन कहती है नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग शुआन को कुछ मोर कबीले वाले लोग पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यांग शुआन बचते बचाते भाग रही होती है, तभी इन जोर से चिल्लाती है और उसे बचाने के लिए जाती है। इससे पहले कि इन उसे बचाने जाती ही होंगी वहाँ पे चला जाता है और यांग शुआन को बचा लेता है। मतलब जितने भी मोर कबीले वाले लोग होते हैं उन सभी को मार मार के गिराने लगता है। मोर कबीले वाले जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि एक लोमड़ा हमारे ऊपर हमला कर रहा है और ये बचाव के लिए आया यांग शुआन के। तो यांग शुआन तो हम देखते हैं यांग शुआन देख रही होती है होंगी को बड़े ध्यान से, क्योंकि होंगी यहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा होता है। मोर कबीले वाले जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से उड़ के भागने लगते हैं क्योंकि उनको पता होता है होंगी कि आगे वो जीत नहीं पाएंगे। होंगी अब अपने सबको भगाने के बाद यांग शुआन की तरफ जाता है, कहता है कि उठ जाओ तुम ठीक हो ना। यहाँ पे यांग शुआन कहती है मुझसे दूर रहो, क्या तुम मेरे ऊपर जादू करने आए हो, देखो अपनी आंखें हटाओ यहाँ से, मुझे पता है कि तुम जादू वादू कर दोगे, तुम कुछ तो जादू कर रहे हो क्योंकि तुम थोड़े अलग प्रकार से लग रहे हो। वो कहता है कि अरे नहीं पागल हो क्या, मैंने कोई जादू नहीं किया। यहाँ पे जो यांग शुआन होती है उसे मारती इससे पहले वहाँ पे मतलब इन पहुंच जाती है और कहती है यांग शुआन तुम ठीक तो हो ना। यांग शुआन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे इन कहती है कि ये तो मोर कबीले वाले लोग थे ना, लेकिन तुम लोगों की लड़ाई तो रुक गई थी, तो अब ईगल कबीले और मोर कबीले का क्या लेना देना, मतलब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया। ईगल कबीले की हमारी यांग शुआन कहती है कि देखो तुम्हें पता है तुम्हें गलतफहमी है, ये लड़ाई कभी बंद हुई नहीं थी। हाँ हम लोगों ने हार मान ली थी कि चलो अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ये मोर कबीले वाले मानने वाले नहीं है। ये लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं ताकि वो लोग हमारे आइसलैंड को अपना सके। मोर कबीले वालों के पास अगर आकाश को ढकने वाली छतरी ना होती तो वो लोग हमसे कभी जीत नहीं पाते। हम लोगों ने हार इसलिए मान लिया क्योंकि आसमान ढकने वाली छतरी उन लोग की रक्षा कर रही थी और हम लोग के ऊपर हमला, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर गुजिंग उनका साथ ना देता तो शायद ऐसा नहीं होता। इन कहती है लेकिन इसमें गुजिंग की भी क्या गलती है, क्योंकि जो हुआ है उसने बताया था कि तुम लोगों ने यानी ईगल कबीले के लोगों ने मोर कबीले के लोगों को प्रताड़ित किया है, उन लोगों को जान से मारने का प्रयास किया और बहुत वर्षों से उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना करते आ रहे हो। इसीलिए तो यांग शुआन ने ऐसा मतलब इसीलिए तो हुआ ने ऐसा किया यानी मोर कबीले के लोगों ने। अगर तुमने ऐसा ना किया होता, मतलब ईगल कबीले वालों ने ऐसा ना किया होता तो शायद ये लड़ाई होती नहीं। तो वो कहती है यांग शुआन की नहीं देखो तुम्हें गलत बताया गया है, ये सारी बातें तोड़ मरोड़ के बताई गई है। दरअसल बात यह है कि 200 साल पहले हमारे ईगल कबीलों के ऊपर मोर कबीले वालों ने हमला किया था, जिसके वजह से ईगल कबीले वाले भारी पड़ गए थे मोर कबीले वालों को और मोर कबीले वालों पर। हाँ लेकिन मोर कबीले वालों के लोगों ने मेरे पिता को घायल कर दिया था। उस वक्त मेरे पिता बहुत ही बुरी तरीके से घायल थे और वो घायल का बहाना इन लोगों ने ये बना दिया कि मोर कबीले वाले लोग घायल है, लेकिन वो लोग घायल नहीं थे बल्कि हमारे लोग ज़्यादा घायल हो गए थे। और उन लोगों ने ये इसलिए हमला किया क्योंकि वो लोग अब ईगल कबीले के स्थान को भी अपनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग नहीं। तो यहाँ पे इन कहती है क्या तुम सच कर रही हो, क्या तुम सबके सामने ऐसा कह सकती हो। तो यांग शुआन कहती है हाँ बिल्कुल, तुम चलो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो तुम मेरे कबीले में चलो, मैं तुम्हें ईगल कबीले के लोगों से मिलाती हूँ। ऐसे लोग जो कितने ज़्यादा प्रताड़ित है, इतनी बुरी तरीके से घायल है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुए, मैं बस उन लोगों को ठीक करने का प्रयास कर रही हूँ। और ये मोर कबीले वाले हमारे ऊपर अब भारी पड़ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि गुजिंग उनका साथ दे रहा है। इन कहती है ठीक है फिर एक काम करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे कबीले में। तो यहाँ पे होंगी जो होता है उसे रोक लेता है, कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें पता नहीं है वो शैतानी कबीला है और शैतानी कबीलों में तुम नहीं जा सकती। ईगल कबीलों में तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, हमें पता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं और आगे की सीन में हम गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है वो किंगी के साथ होता है और किंगी खुशी से बता रहा होता है कि मोर कबीले के लोगों ने बहुत सारी अच्छी सी व्यवस्था की है सबके लिए खाने पीने का और अच्छी सी पार्टी वार्टी होने वाली है। अब ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। किंगी के साथ बात करते करते वो बार बार इनके बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसी होगी। फिर कहता है कि आखिर मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नौकरानी होती है जो कि फेदर लैंप लेकर जा रही होती है। तो जो हुआसू की पर्सनल नौकरानी होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये फेदर लैंप है और ये कल मतलब महारानी को अभी कुछ समय पहले
पहले ही प्राप्त हुआ है और ये फेदर लैम्प बहुत संभाल के रखना है, तुम्हें पता नहीं है क्या इसके बारे में। और ये महारानी के दिल के बहुत करीब है, उस लैम्प के बारे में बहुत सारी बखान कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारा जो गुजिन होता है ये फेदर लैम्प का नाम सुनकर याद करता है कि कैसे उसे इन ने बताया था जब वो जानवर में परिवर्तित हो गई थी, तो उसने बताया था कि हाँ फेदर लैम्प वो चीज़ है जो कि उसे दिया गया था, उसे मेरे सामने लाओ, मैं सच्चाई उगलवा दूंगी। ये सारी चीज़ें सोचकर हमारा जो किंगी है, मतलब जो हमारा गुजिंग है, वो मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि इन ने कभी झूठ बोला ही नहीं था, इन बिल्कुल सच बोल रही थी। इसका मतलब यह है कि हुआसू ने ठगा है, हुआसू ने झूठ बोला है। ये सारी बातें सोच रहा होता है और सीन कट होता है, हमें दिखाया देखते हैं कि जो गुजिंग होता है ना, वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है। किंगी आता है और कहता है कि आप 100 चक्कर लगा चुके हैं, क्या आप इसलिए परेशान है क्योंकि हुआसू उस रात को आपको मिलने नहीं आई इसीलिए? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, उसने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पे किंगी कहता है कि देखिए मैं एक बात बताऊं, दरअसल जब प्यार होता है ना तो आप किसी की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे किंगी कहता है कि अगर आपको उनसे प्यार होता तो आप उनकी इस गलती को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन आप उनकी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको उनकी वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। इसका मतलब यह है कि शायद ये प्यार है ही नहीं। वो कहता है क्या कह रहे हो तुम, पिछले 10 वर्षों से मैं उसे पसंद करता हूँ, इसकी इतनी प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ पे किंगी कहता है वो आपको अच्छी लगती है, आप उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको उसको उनसे प्यार हो गया। मुझे लगता है कि शायद आपको उनसे प्यार है ही नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, बर्थडे मनाएंगे और वो गिफ्ट तोहफा जो है, शादी का जो निमंत्रण है वो सब मत देना और हम लोग बाद में इसके बारे में सोचेंगे। किंगी कहता है कि लेकिन मुझे लगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो शायद डर गए, डर के मारे उनसे पूछा ना हो, इसीलिए मैंने जाकर उनसे पूछ लिया, मतलब उनके पिता को वो शादी का निमंत्रण पत्र दे दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो गए, बहुत जल्दी काम करने लगे हो तुम। तो यहाँ पे किंगी कहता है कि माफ़ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जाके बात करता हूँ और मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हम देखते हैं कि गुजिंग बाहर जा रहा होता है, तो बाहर वो देखता है कि लैंगफैंग यानी राजा लैंगफैंग जो होते हैं उनके साथ में होती हैं हुआशू जो होती है लैंगफैंग को उनका लॉकेट लौटाते हुए कहती है कि आप लॉकेट रख दीजिए, मैं ये से नहीं रह सकती। लैंगफैंग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? हुआशू कहती है कि देखिए बात यह है ना कि जब ईगल कबीले वाले लोग हमारे ऊपर भारी पड़ने लगे थे तो आकाश को ढकने वाली जो छतरी थी उसके वजह से मैं उन्हें हरा पाई थी। लैंगफैंग कहते हैं कि अच्छा आकाश को ढकने वाली छतरी तो वही है ना जो दाजी माउंटेन को प्रोटेक्ट करती है। तो वो कहती है कि हाँ, और वो छतरी मुझे गुजिंग ने दिया था और अब गुजिंग की तरफ से मेरे लिए शादी का निमंत्रण आया है, तो मेरे पिता को लग रहा है कि ये गलत बात है कि उनका मैंने इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे पिता ने उनके शादी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, मतलब अब मुझे भगवान गुजिंग से शादी करनी पड़ेगी और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। लैंगफैंग कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, अगर तुम उसके लिए कृतज्ञ महसूस करती हो, मतलब उन्होंने तुम्हारी मदद की है, तो थैंक्स कहना, उन्हें गिफ्ट देना, ये सब तो बेहतर सी बात है। उसके लिए अपने आप को दे देना ये तो गलत है ना, मतलब तुम उनसे शादी करने जा रही हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और उन्हें गले लगा लेते हैं। ये सारे सीन जो है ना गुजिंग वहां से दूर खड़े हुए देख रहा होता है और वो उदास होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मतलब एक पल में ही सब कुछ बिखर सा गया है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यांग शुआंग को और इन को, जहाँ पे यांग शुआंग से सारी कहानी कह सुनाती है और बताती है कि देखो जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये हुआशू और उसके पिता मिलके ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि देखो अगर गुजिंग साथ ना देता उनका तो शायद वो लोग ऐसा हिम्मत भी ना करते। होंगी कहता है वैसे गुजिंग साथ क्यों ना देगा, क्योंकि गुजिंग तो अब हुआशू से प्यार करता है, उससे शादी भी करने वाला है, इसीलिए वो तो वहाँ पे गया है, उसे प्रपोज करेगा, उससे शादी कर लेगा, तो वो लोग तो उनकी मदद करेंगे। अब तो यांग शुआंग तुम्हारा और तुम्हारे कबीले वालों का कुछ नहीं हो सकता है। इन कह रही है कि देखो जो गुजिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा भोला है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर उसे समझाएंगे तो उसे जरूर समझ में आएगा। यांग शुआंग कहती है कि अच्छा तो वो लोग शादी करने वाले हैं। कहती है इन क्यों ना हम दोनों मिलकर चले और वो गुजिंग को वापस लेकर आए और अपनी वो जादुई छतरी भी, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मतलब सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। इन कहती है ठीक है फिर चलते हैं। और यहाँ पे यांग शुआन और इन दोनों लोग निकल जाते हैं, पीछे पीछे होंगी भी निकल जाता है। तो हमें दिखाया जाता है हुआशू और उसके पिता को। उसके पिता जो होते हैं हुआशू के साथ पधारते हैं दरबार में और कहते हैं कि हुआशू जो कि जो गुजिंग ने हमें तोहफा दिया था, मतलब तुम्हें जो छतरी दी थी और जो क्राउन दिया था, उसके लिए एक गुप्त चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि शादी के संबंध को वो तोड़ते हैं, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ वो छतरी और वो जो तोहफा था क्राउन वो तोहफे में मिल चुका है, तो अब हमें उससे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पिता और बेटी दोनों जब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बात करते हुए। यहाँ पे यांग शुआन आके मतलब जो हुआशू आती है वो अपनी जगह पे बैठ जाती है, उसके पिताजी जाते हैं और मेन सीट पे बैठते हैं, मतलब अपनी सीट पे, और वहाँ से सबको धन्यवाद कहते हैं कि मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप सभी लोग पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ आप लोग जो तोहफे वगैरह लेकर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सभी लोगों ने जन्मदिन की बधाई देते हैं और जो मोर राजा होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर गुजिंग मैं आपको टोस्ट करना चाहता हूँ। उन दोनों एक दूसरे के साथ शराब पीते हैं और जो मोर राजा होते हैं उन्हें धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं
कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो मदद की। गुजिंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि अब आपका काम हो चुका है। जैसे ईगल कबीलों को हराने के लिए ही मैंने आपकी बेटी को यानी हुआसू को वो छतरी उधार में दी थी और साथ ही वो क्राउन भी उधार में दिया था। क्योंकि आपकी बेटी का आध्यात्मिक शक्ति अब खत्म हो चुका है, मतलब उसके पास शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए मैं वो छतरी उसे उधार में देता हूँ। वो रख सकती है अभी भी, लेकिन हाँ मुझे वो क्राउन वापस चाहिए, क्योंकि वो क्राउन तो हमारे दाजी माउंटेन की धरोहर है। इतना सुनना था कि जो मोर कबीले की राजकुमारी होती है हुआसू, उसका तो मुँह ही सूख जाता है कि ये तो वापस मांग रहा है और हाँ छतरी तो दे ही रहा है ना। लेकिन अभी ये लोग सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अच्छा इसीलिए हुआसू जीत गई क्योंकि उसके पास वो छतरी थी, मतलब ये आध्यात्मिक छतरी का उपयोग करके हमारे मोर कबीलों को जिताई है, बाकी इसके अंदर इतनी शक्तियाँ वक्तियाँ कहाँ से हैं। अब ये सारे लोग जब बातें करने लगते हैं तो देव राजा लैंगफैंग होते हैं, वो खड़े होते हैं और वो भी गुजिंग के साथ टोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि एक ऐसी लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो चाहे कैसे भी वजह से और चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेरा दिल कभी भी नहीं बदलेगा। हुआसू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सबके सामने प्रपोज करते हैं। प्रपोजल सुन के गुजिंग खड़ा होता है और लैंगफैंग को कहता है कि आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपने उनसे शादी करने का फैसला किया, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कंग्रेचुलेसन बोल ही रहा होता है, तभी आकाश से आवाज़ आती है यांगशुआन, और यहाँ पे इनकी ये लोग चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि ये छतरी हटाओ, हम लोग अंदर आने वाले हैं। अब ये हम देखते हैं कि यांगशुआन जो होती है वो ईगल बनी होती है और उसके पीठ पे होंगी और इन दोनों सवार होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों में सभी लोग बाहर आ जाते हैं और गुजिंग कहता है कि मोर कबीले की राजकुमारी से कि हुआसू जल्दी से ये छतरी हटाओ, क्योंकि ये जो इन है मतलब मेरी दोस्त है इन और मेरा दोस्त होंगी है, ये लोग अंदर आना चाहते हैं। तो जो हुआसू होती है वो छतरी हटाती है, ये लोग अंदर आते हैं। होता क्या है कि जो गुजिंग होता है ना वो तो इनको देखकर ही खुश हो जाता है, बाकी सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो राजकुमारी यांगशुआन है यानी कि ईगल कबीले की राजकुमारी वो भी यहाँ पे आई है। यहाँ पे मोर कबीले की राजकुमारी मतलब हाँ सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इन जो होती है वो बोलना स्टार्ट करती है और कहती है कि मोर कबीले के राजा और राजकुमारी, आप लोग को ये समझ होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कोई चीज़ उधार ले रहे हैं तो आपको उसे वापस भी करना होता है कुछ ही दिनों में। अगर आप किसी से कोई चीज़ उधार ले रहे हैं तो आपका उसके ऊपर अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने आकाश को ढकने वाली छतरी जो है वो गुजिंग से उधार लिया था, तो आपको उसे वापस कर देना चाहिए, उसके तोहफे वापस कर देना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि उसे लिया हुआ उधार को चीज़ आप बदल दें। आपने उस छतरी में बहुत सारी अपने शक्तियों का उपयोग किया, उसे खतरनाक बना लिया। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है ना वो कह रहा होता है कि बस हो गया, बहुत हो गया। वो तो खुश होता है लेकिन मन ही मन, लेकिन उससे कहता है कि अब बंद करो, क्योंकि वो जो आकाश को ढकने वाली छतरी है वो मैंने दे दिया है राजकुमारी हुआसू को तोहफे में। गुजिंग कहता है कि खैर हमारी तरफ से जो परेशानी हुई इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। तो इन कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो उसे उधार दी हुई तुम्हारी चीजें वापस लेने के लिए आई हूँ। गुजिंग कहता है नहीं रहने दो। तो इन उसको अपने तरफ बुलाती है और कहती है क्या तुम पगला गए हो क्या, उसे तुम प्रपोज करने के लिए उसे वो छतरी हमेशा के लिए दे दी। तो यहाँ पे जो किंगी होता है वो पीछे से बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गुजिंग बताता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मतलब हमारे प्रपोज करने से पहले, किंगी बताता है कि राजकुमार के प्रपोज करने से पहले ही राजा लैंगफैंग ने प्रपोज कर दिया सरेआम सबके सामने हुआसू को। तो यहाँ पे वो जो होती है इन वो तो बस सोच में पड़ जाती है। तो गुजिंग कहता है कि क्यों, चलो अब चलो दोनों लोग मिलकर जल्दी से उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलो। तो यहाँ पे इन और जो यांगशुआन होती है ये दोनों लोग सामने जाते हैं और प्रणाम करते हैं राजा लैंगफैंग को और उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। राजा लैंगफैंग बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ अब से जो राजकुमारी हुआसू है वो मेरे से जुड़ी है, तो कृपया मेरे इज्जत का ख्याल रखें, पुरानी जो भी बातें बीत गई हैं उसे भूल जाएं और राजकुमारी हुआसू को कुछ भी ऐसा गलत सलत ना बोलें। तो यहाँ पे राजकुमारी इन जो होती है मतलब इन जो होती है वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो राजकुमारी यांगशुआन होती है उसके साथ तो भाई गलत हुआ है। तो वो सामने आती है और कहती है कि देखिए राजा साहब लैंगफैंग, आप जबकि इनके परिवार से जुड़ चुके हैं तो मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको बताना चाहती हूँ। मोर कबीले के राजा और राजकुमारी सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि बहुत सारी ऐसी काली सच्चाई है जो मैं बताना चाहती हूँ। तो मोर कबीले की राजकुमारी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके हिसाब से हम 10 सालों तक एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो गुफा है मतलब 100 साल 200 साल पहले हमारे बीच में लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई जो थी वो 100 सालों तक चली थी। उस वक्त शायद कौन था कौन नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसकी सारी सच्चाई मैं आपको बता दूं कि मोर कबीले के राजा ने ही हमारे ईगल कबीले के लोगों पे हमला किया था और हमारी जगह को हथियाने के लिए उसने हमारे पिता को भी किडनैप कर लिया था। मेरे पिता गए, वो कभी वापस नहीं आए। फिर मेरे दूसरे पिता गए और उन्होंने बहुत सारी जांच वाच की, तब जाकर बहुत सारी सच्चाई को सामने लेकर आ गए हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप उस गुफा की जांच करवाएं, क्योंकि उस गुफा के अंदर से हमारे ईगल कबीले के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर आएंगे। मोर कबीले के लोगों का तो सिटी पिटी गुल होता है कि भाई अब तो हमारा पोल खुल ही रहा है, लेकिन यांगशुआन रुकते नहीं है और सबके पोल एक पर एक खोल देती है। होंगी भी सामने आता है और कहता है कि मैं भी यांगशुआन के साथ हूँ, मतलब ईगल कबीले के साथ बुरा तो हुआ है। वो बताती है कि 100 साल मतलब 200 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इन लोगों ने कागज साइन किया था कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई वड़ाई नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है।
लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। और इस बार तो इन्होंने क्या किया, जो छतरी इन्होंने उधार ली थी गुजिंग से, उस छतरी में अपनी और भी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियों को डाल दिया, जिससे कि वो छतरी जो है इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि उससे मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए हैं। मोर कबीले का एक चमचा आता है सामने और कहता है कि देखो ये सब जो भी कुछ कह रही हो वो गलत है। तो यांग शुआन कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें इसका पूरा प्रूफ दूंगी। और राजा लैंगफेंग को कहती है कि इन लोगों के पास में एक गुफा है, मतलब इन लोगों के घर के आसपास में एक गुफा है। मैं चाहती हूँ कि आप उस गुफा की जांच करें। उस गुफा में से हमारे बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उन लोगों को वहाँ पे कैद करके रखा गया था। राजा लैंगफेंग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा। और मोर राजा से कहते हैं कि ठीक है चलिए हम उस गुफा की जाँच करते हैं। मोर राजा कहते हैं लेकिन ये सब गलत है, मतलब ये सब जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं ना वो झूठ है। तो लैंगफेंग कहता है ठीक है, फिर एक बार ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो जो मोर कबीले के राजा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद से तुम वादा करो यांग शुआन कि आज के बाद से ईगल कबीले का हमारे मोर कबीले वालों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और ईगल कबीले का कोई भी मोर कबीले वालों के घर के आसपास नहीं भटकेगा, मतलब यहाँ पे आप घुसपैठ नहीं कर सकते। यांग शुआन कहती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी इस बात के लिए तैयार हूँ और राजी हूँ। उसके बाद से वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और वहाँ पे जो मोर कबीले के राजा होते हैं वो लैंगफेंग को लेकर सभी लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो होता है गुजिंग वो सामने आता है और कहता है कि मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो मोर कबीले के राजा कहते हैं कि कहिए अब आपको क्या चुल मची हुई है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो गुजिंग होता है वो कहता है कि आपने जिस दस्तावेज पे साइन किए हैं कि 10 सालों तक आपका और ईगल कबीले से कोई लड़ाई नहीं होगा, मैं चाहता हूँ उस दस्तावेज में 10 साल की जगह 100 साल कर दिया जाए, मतलब 100 सालों तक आप ईगल कबीले वालों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मोर राजा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी समझौता 10 सालों के लिए था तो हम 10 सालों के लिए है। और वैसे भी आप तो दाजी माउंटेन के हैं ना, तो दाजी माउंटेन वाले लोग तो मतलब किसी की लड़ाई वड़ाई में हस्तक्षेप करते नहीं है, तो आपका इसमें क्या लेना देना, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब हम क्या बोलते हैं आप इसमें टांग नहीं अड़ा सकते। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी से पूछे कि हुआ जब मुझसे वो छतरी उधार मांगने के लिए आई थी तब उसने तो कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं उस लड़ाई में हस्तक्षेप या फिर टांग नहीं अड़ा सकता। तब तो उन्होंने बस मेरी ये छतरी ले ली, और 10 साल बाद जब आप उनके ऊपर हमला करेंगे तो मेरे इस छतरी के इस्तेमाल से, जबकि उस छतरी को आपने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर दी है, तो आप उस छतरी के इस्तेमाल से तो ईगल कबीलों का नाश ही कर देंगे। तो इसीलिए 100 साल बढ़ाइए, वरना तो मोर राजा कहते हैं वरना क्या कर लेंगे आप अगर हम इस दस्तावेज को आगे ना बढ़ाएं तो। गुजिंग कहता है कि ठीक है फिर, और वो अपना तलवार निकालता है, उस तलवार को बहुत बड़ा कर देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर दाजी माउंटेन से मैं, मतलब मेरा पूरा दाजी माउंटेन ईगल कबीले वालों को साथ रहेगा। अगर आप इसे 100 साल नहीं करते हैं तो मैं देखता हूँ आप कैसे उनका कुछ भी बाल भी बांका कर सकते हैं इस छतरी के साथ। तो मोर कबीले के राजा तो डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं 10 साल के दस्तावेज को बदल कर 100 साल तक कर दूंगा। जिसके बाद से इन सभी में खुशी की लहर छा जाती है। और जो राजा होते हैं वो कहते हैं, मतलब मोर राजा होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब आप लोग के बर्थडे का एंजॉय कीजिए, मतलब जो खाना पीना है वो सब खाइए पीजिए। और सभी लोग अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो गुजिंग कहता है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमने एंजॉय वगैरह किया उसके लिए, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि माहौल अब काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुका है और आप लोग का जो कार्य है आप आगे कीजिए। और यहाँ से जो गुजिंग होता है वो अपनी टीम के साथ, मतलब हांग ही, यांग शुआन, ये सभी लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। राजा लैंगफेंग ये आदेश देते हैं कि मोर के जो किंग है, मतलब मोर के जो राजा हैं वो अपने उस जो गुफा है उसकी जाँच कराएं और इसकी जाँच पड़ताल अच्छे से की जाएगी, और सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसका रिपोर्ट सामने आएगा। आगे हम देखते हैं कि जो इन की टीम होती है ना, वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इन गुजिंग की तारीफ करती है कि काफी तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग शुआन कहती है कि मुझे जाना होगा, अपने पिता को यह खबर भी देनी है। और वहां से जाने लगती है तो इनको एक तमका देकर जाती है, मतलब एक चिन्ह देकर जाती है और कहती है जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मुझे इससे बुला सकती हो। और वहां से जाने लगती है तो होंगी से कहते हैं कि होंगी आज तुमने मेरा साथ दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। होंगी शर्माते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो लोग थोड़ा ज्यादा घमंडी हो गए थे ना, तो मैंने सोचा उनका घमंड तोड़ना भी सही है। तो यांग शुआन कहती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम शर्मा क्यों रहे हो, और वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। होंगी कहता है मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। अब गुजिन और इन जो होते हैं ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, सभी लोग मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। तो एक नौकरानी आती है और कहती है कि दरअसल हमारी मालकिन यानी राजकुमारी हुआसू जो है वो गुजिंग से मिलना चाहती है। तो गुजिंग कहता है इन से कि इन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मेरा यहाँ इंतजार करना भी आता हूँ, और गुजिंग वहां से चला जाता है। इन अपना मुंह फिर से सैड बना लेती है। तो यहाँ पे जो होंगी होता है वो कहता है कि अगर तुम कहना चाहती तो कह सकती थी ना कि ना जाओ। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि गुजिंग जो होता है वो जाके राजकुमारी हुआसू से मिलता है। तो हुआसू कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, मेरे पिता सचमुच में घायल हो गए थे इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई थी। तो यहाँ पे जो होता है गुजिंग वो कहता है कि देखो राजकुमारी एक बात बताओ, मैं भोला दिखता जरूर हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, मतलब आपने मुझे बार बार मूर्ख बनाया और आपने झूठ बोला, और आपको पता है वो जो छतरी है ना वो मेरी रक्षा के लिए मेरे गुरु ने बनाया था, और वो शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे अपग्रेड करने के लिए इतनी ज़्यादा शक्तियों की आवश्यकता होगी
कि ये किसी एक व्यक्ति के मामूली सी बात ही नहीं है, मतलब आपके पिता ने आपकी उसमें मदद जरूर की है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, तो फिर अगर आपको पता है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, मतलब मैंने आपसे झूठ बोला है, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों की और आपने वो छतरी हमेशा के लिए मुझे क्यों दे दिया? आप चाहते तो मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आ सकते थे और मेरी बेइज्जती कर सकते थे। तो गुजिंग कहता है कि देखो, जैसे तुम समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की कि माना कि तुमने झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन हाँ, तुमने एक चीज तो सच बोला था ना कि तुम अकेली एक लेडी होकर, मतलब एक औरत होकर अपने ईगल कबीले को संभाल रही हो और उसका नेतृत्व कर रही हो। बस इसी कारण मैंने तुम्हारी मदद की और मैंने सोचा कि हाँ चलो, मैंने तुम्हें तोहफे में दे दिया। और हाँ, आज के बाद से हमारा आपका कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। मैं आपसे ये रिश्ता रखना चाहता हूँ कि राजकुमार लैंग फैंग की क्या आपके साथ शादी होगा, आपके दोनों के अच्छे संबंधों में इस बात की कामना करता हूँ और आपसे विदाई लेता हूँ। आज से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें नमस्कार करके वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद नौकरानी जो होती है वो कहती है राजकुमारी हुआसू को कि अगर ये मतलब ईन ना होती ना, तो आपका और गुजिंग के बीच कुछ भी बिगड़ा नहीं होता। माना लैंग फैंग ने आपको प्रपोज कर दिया सबके सामने और आपकी लैंग फैंग से शादी हो जाती, लेकिन फिर भी गुजिंग के मन में आपके लिए प्यार होता, तो आप गुजिंग का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती थी। तो यहाँ पे राजकुमारी हुआसू कहती है कि हाँ, और वैसे भी जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और मैं उसे छीनने नहीं दूंगी। और इनको तो मैं अच्छे से देख लूंगी, बाद में मैं उसे बताऊंगी कि आखिर करना क्या है। और हाँ, जो ये गुजिंग है ना, इसे तो फिर से मैं अपने पंजे में लेकर ही आऊंगी, मतलब फिर से मैं वो सब जो चाहती हूँ वो सब करवा लूंगी उससे। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अपने राजसी गाड़ी से यहाँ से निकल रहे होते हैं, मतलब हाँ, जो किंगी होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, ये चारों लोग पीछे बैठे होते हैं। यहाँ पे जो गुजिंग होता है ना, वो बार बार अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब मैं प्यार करता हूँ हुआसू से, हुआसू के लिए फीलिंग रखता हूँ, लेकिन बार बार मुझे इन क्यों याद आ रही है। उसकी याद आती है, उसे मैं देखता हूँ तो उसके मैं खो जाने का मन करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब मैंने उस मुकुट को देखा तो मुझे इन क्यों दिखाई दी? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी दूसरी महिला के लिए फील करता हूँ तो फिर इन के लिए मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं? और ये सोच कर ये बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा होता है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन जो होती है ना, वो गुजिंग को देखती है तो ये सोचती है कि गुजिंग का दिल अभी अभी टूटा है, मतलब हुआसू के बारे में इतना सब कुछ पता चला, इसके वजह से गुजिंग बहुत ही ज़्यादा उदास होगा। मैं इसको मनाने के लिए क्या करूँ? वो फल देना चाहती है, लेकिन फिर उसे कहती है गुजिंग, तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ। वो कहती है कि वैसे आज जो कुछ भी हुआ ना, तुम मुझसे प्रपोज करने जा रहे थे, उससे पहले हमने ये सब कुछ मामला खड़ा कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हांगी अपने ऊपर बात लेते हुए कहता है कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ करना है तो मुझे माफ़ करो क्योंकि मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे गुजिंग कहता है कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों को शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हांगी कहता है कि वैसे तुम्हें याद है जो राजकुमारी चेंगमिन थी, उन्होंने बताया था कि अगला वुटोंग ट्री हमें धरती लोक पर मिलेगा और वो किस जगह पर मिला था, तो मिलेगा मतलब अंडरवर्ल्ड में, तुम्हें पता है ना? तो गुजिंग कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो हांगी कहता है कि मैंने ऐसी जगह ढूंढी है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो गुजिंग कहता है कि ठीक है फिर, और कहता है किंगी को कि किंगी एक काम करो, तुम हमारे लोक में जाओ, मतलब दाजी माउंटेन पे जाओ और वहाँ पे जाकर जैनसान को बता देना सारी खबरें कि मैं बाद में लौटूंगा। कहता है कि जी अच्छा, जैसा आपने कहा मैं वैसा कह दूंगा। और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग धरती लोक में होते हैं। यहाँ पे जो गुजिंग होता है और इन होती है, ये लोग छुप के एक तरफ से देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब वो है, कैसे अंदर जाएंगे, तभी इन्हें कुछ महक आते हैं और इन्हें बहुत जोर से बदबू आता है। तो हम देखते हैं होंगी जो होता है ना, वो 3 थैले में गोबर लेकर आया होता है। ये लोग कहते हैं ये सब क्या है? तो वो कहता है गोबर है, अंदर जाने का चाबी। तो वो लोग कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ आप चुप करो और नाक वाक बंद करो या छोड़ो, ये तीनों एक एक करके पकड़ लो। तीनों लोग एक एक पोटली पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो काने होते हैं, मतलब एक आँख उन लोगों की नहीं होती। इन कहती है कि आखिर ये सब क्या है? तो जो होंगी होता है वो बताता है कि ये वो कौवे हैं जो पूरे सपने लेकर आते हैं, मतलब स्वर्ग लोक से देवता लोग जो है ना ऐसे कौवे को भेजते हैं और ये आकर जो लोग सोए होते हैं उन लोगों के बुरे सपने चुरा कर ले जाते हैं। तो कहते हैं मतलब ये लोग बातें करते हैं। और जो गुजिंग जो इन होती है वो कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, है ना? तो वो जो होता है होंगी वो कहता है कि हाँ समझदार तो हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी वो कोई आ रहा होता है तो उसे खींचकर अंदर ले जाता है। गुजिंग कहता है कि मैं भी तो समझदार हूँ। तभी ये लोग गुजिंग को भी अंदर छिपा लेते हैं। हम देखते हैं एक बैलगाड़ी जा रही होती है जिसमें बहुत सारा शायद गोबर ओबर ही रखा होता है, इसी में ये तीनों लोग जाकर बैठ जाते हैं। बैलगाड़ी को जैसे ही धक्का लगता है तो इन गिरने वाली होती है, तो गुजिंग थाम लेता है। इन उससे दूर हो रही होती है, वो कहता है कि चुप करो, बस ऐसे ही रहो। और ये दोनों लोग चुप हो जाते हैं। अब वो जो गाड़ी जो जानवर खींच रहा होता है वो रुक कर थोड़ी समय पीछे देखता है कि पीछे तो कोई नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि होंगी की तो हालत ही खराब हो जाती है कि अरे यार ये क्या, मतलब जो मौका मुझे मिलना चाहिए वो गुजिंग को मिल रहा है। मतलब गुजिंग जो है वो इन को अपने बाहों में थामे हुए है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। देखा जाए तो अब दोनों एक दूसरे मतलब इनके प्यार में दोनों पड़ चुके हैं। यहाँ पे जो होंगी होता है वो देख रहा होता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तभी वो सोचता है मन में, लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों उस संबंध से बने हुए हैं, मतलब ये नौकर और मालिक के संबंध से बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं ये गाड़ी जो है वो अंडरवर्ल्ड के इस जो महल वहल होता है उसके अंदर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है और वो प्रवेश कर भी जाती है। ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे इन कहती है कि वैसे होंगी तुमने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, मतलब हम लोग अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया में प्रवेश कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे होंगी कहता है हाँ, और ये सबसे अच्छा और बेहतर आइडिया था। जिसके
उसके बाद से हम देखते हैं ये लोग आगे जाते हैं और इन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद उस तरफ हमें चलना चाहिए। ये सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं और इन जो होता है वो अपनी आंखें वाखें बंद करके महसूस करती है कि वुटंग ट्री का अगला जो मतलब पेड़ है वो कहाँ पे है, और इनका मतलब जो राजकुमारी है फायर फिनिक्स जेड वाली, उनका जो आत्मा का सार है ये जेड है कहाँ है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उस चीज़ को महसूस करती है, और महसूस करने के बाद कहती है कि वो मुझे लगता है कि ये जो आगे वाला महल है इसके अंदर ही हमें वो ट्रे मिलेगा। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं और गुजिंग जो है आगे बढ़ के जाता है तो सैनिक लोग उसे रोक लेते हैं। गुजिंग कहता है कि हमें अंडरवर्ल्ड के राजा से मिलना, मतलब वहाँ के राजा से मिलना है, और मैं गुजिंग हूँ जो कि दार्जी माउंटेन से यहाँ पे आया हूँ। तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, राजा आपसे नहीं मिल सकते। तो वो कहता है ठीक है, अगर आज नहीं मिल सकते तो हम कल आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है वो कहता है कि आपसे वो राजा ना आज मिल सकते हैं ना कल मिल सकते हैं। तो गुजिंग कहता है कि ऐसा क्यों भाई, मतलब मैं उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, उनसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है वो कहता है कि देखिए यहाँ के जो राजा है ना उनका एक रूल है कि वो महीने के बस पहली तारीख को ही लोगों का स्वागत करते हैं, मतलब किसी से मिलते हैं, बाकी किसी भी दिन वो किसी से नहीं मिलते। तो ये लोग कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, मतलब आज 2 तारीख है और महीने के पहली तारीख को मिलते हैं, तो आज 2 तारीख है तो अब हमें 1 महीना इंतजार करना होगा। तो सैनिक कहता है देखो भाई मैं तो यहाँ पे मामूली सा सैनिक हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन है उसका बस पालन करता हूँ, और बाकी अगर आपको राजा को से जल्दी से मिलना है तो वो सामने वाला टाउन दिख रहा है ना, जो घर दिख रहा है उसके अंदर, उस महल के अंदर चले जाइए, वहाँ पे कुछ टोकन्स वगैरह मिलेंगे और वो टोकन लेने के बाद आप राजा से शायद उनका दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये काम सुनते ही गुजिंग, होंगी और जो इन होती है ये 3 लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है कि आप लोग दार्जी माउंटेन से आए हैं और काफ़ी थक चुके होंगे तीनों लोग, तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि स्वागत वागत छोड़ो, एक काम करो तुम वो टोकन दिखाओ कि हमें वो टोकन चाहिए जिससे हम राजा से मिल सके, यहाँ के राजा से, होंगी कहता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो आप लोग उस टोकन को खरीद सकते हैं। तो इन कहती है कि देखो ये बहुत ज़्यादा अमीर है, होंगी को दिखाते हुए कहती है ये बहुत अमीर है, तो टोकन कितना भी महंगा क्यों ना हो दिखाओ। तो वो टोकन दिखाता है और बताता है कि एक 100 का टोकन है, जो जिससे कि ये होगा, जो एक 300 का टोकन है, एक 500 का टोकन है, मतलब बोला जाए तो ये सोने के सिक्के की बात कर रहा होता है। अब ये लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसने तो बताया था एक ही कोई ऐसा टोकन है जिस टोकन से हम उससे मिल सकते हैं, लेकिन आप तो 3 टोकन के बारे में बता रहे हो। तो वो कहता है कि वो जो टोकन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ वो टोकन कितना महंगा है। वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जो मालिक हैं वो आते हैं, उस व्यक्तिगत रूप से उस टोकन का दाम हम बताते हैं, आप उस टोकन का पैसा वैसा देंगे, फिर जाके आपकी राजा से मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पे इन कहती है कि हाँ हाँ तो बुलाओ ना, हमें वही टोकन चाहिए। तो होंगी उसे खींच कर कहता है कि देखो भाई अभी मेरे पास 100 से भी कम टोकन है। तो ये कहती है इन कि अगर तुम्हारे पास 100 से कम टोकन है तो इतना ज़्यादा क्यों उड़ रहे थे कि जितना भी दाम है बताओ वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि देखो ये सब तो बोलना पड़ता है ना। तो इन तो पहले तो वो रुक जाती है। तो गुजिंग कहता है कि ठीक है एक काम करो, गुजिंग खुद बोलता है कि यहाँ का जो मालिक है उसे सामने लाओ, और कहता है कि व्यक्तिगत रूप से आप उस टोकन का दाम लगाते हैं तो आप सामने आइए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से आपको आकर बताना चाहिए कि आपके टोकन का दाम क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हैंडसम सा दूसरा लड़का आता है और कहता है कि अच्छा तो आप आए हैं गुजी, दार्जी माउंटेन के गुजिंग, जो कि डोंगहुआ के शिष्य रह चुके हैं, और आप यहाँ पे मुझसे मदद मांगने के आए हैं। वैसे आप यहाँ पे मदद के लिए आए हैं या फिर आप हमारे लिए परेशानी खड़ा करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना अगला एपिसोड बनाने में मुझे भी असमर्थता हो जाएगी ना, मतलब मैं नहीं बनाऊंगी, लाइक नहीं मिलेगा। तो बाय।